वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 168 है यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 28 जुलाई 2020। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 168 तक पहुँच सकते हो। एक प्रश्न है यहाँ पर, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोबाइल ऐप एम हरियाली निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई? किस मंत्रालय की एप्लीकेशन है एम हरियाली? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नहीं है ये। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भी नहीं है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी नहीं है। यह है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लोगों को वृक्षारोपण करने और अन्य हरित उपाय करने में जो है लोक संलग्नता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम हरियाली एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन का 14वां सत्र मतलब कोप 14 जिसको बोलते हैं, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और भारत दूसरी बार यूएनसीसीडी के कोप की मेजबानी की है। देखिए, दूसरी बार नहीं की है, पहली बार की है, पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के पक्षकारों का 14वां जो सत्र है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया और भारत पहली बार, कौन सी बार, पहली बार इसके सत्र की मेजबानी करी भारत ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, रेत और धूल के तूफान पर कार्रवाई हेतु अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन नई दिल्ली में आयोजित यूएनसीसीडी कोप 14 में प्रारंभ किया गया। इसके सहयोगियों में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और विश्व बैंक सम्मिलित है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ग्लोबल लैंड आउटलुक एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है ये? ग्लोबल लैंड आउटलुक ये जारी की जाती है यूएनसीसीडी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, ग्लोबल लैंड आउटलुक जो रिपोर्ट है वो यूएनसीसीडी जारी करता है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, यूएनसीसीडी एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता है जो मरुस्थलीकरण की समस्या को संबोधित करने के लिए पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से संबद्ध करता है और यूएनसीसीडी का स्थायी सचिवालय वान जर्मनी में स्थित है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, वान जर्मनी में ही स्थित है यूएनसीसीडी का जो सचिवालय है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला भी करेक्ट है। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, यूएनसीसीडी रियो डी जेनेरियो में आयोजित 1992 में ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाले 3 अभिसमों में से एक है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभिसमय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज UNFCCC और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र वैश्विक वनोन्मूलन की रोकथाम की दिशा में कार्रवाई हेतु एक स्वैच्छिक और बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है और सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसे समर्थन प्रदान किया गया था। बिल्कुल, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को पहली बार समर्थन प्रदान किया गया था सितंबर 2014 में। ये स्वैच्छिक तो है लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है। वैश्विक वनोन्मूलन को रोकने के लिए वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र जो है वो स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र जो है वैश्विक वनोन्मूलन की रोकथाम करने के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है, बाध्यकारी नहीं है। और सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में
पहली बार इसे समर्थन प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपघटन की जो क्रिया होती है वो तेजी से घटित होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, अपघटन के दौरान मृदा में मृदा जैविक कार्बन का ह्रास होता है। बिल्कुल, देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ पर जो है सूक्ष्म जीव जो है अधिक पनपते हैं और अपघटन का कार्य करते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपघटन की क्रिया जो है वो अधिक तेजी से होती है और अपघटन के दौरान मृदा में मृदा जैविक कार्बन का ह्रास होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव मृदा जैविक कार्बन के लगभग आधे हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट क्या है? क्या रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा प्राचीन जीवाश्मों में उपस्थित कार्बन की आयु का गणना करना है, या किसी प्राचीन जीवाश्म में उपस्थित कार्बन की कुल मात्रा जो किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो गई है, या फिर किसी प्रक्रिया या उत्पाद के पूर्ण जीवन चक्र में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हरित गृह गैसों की कुल मात्रा है कार्बन फुटप्रिंट। ए तो इसका है नहीं आंसर और बी भी इसका आंसर नहीं है, तो क्या है इसका आंसर? सी। तो देखिए, किसी प्रक्रिया उत्पाद के पूर्ण जीवन चक्र में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हरित गृहों की कुल मात्रा को जो है कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो ये है ना, प्लांट जो होते हैं पेड़ पौधे, ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? बहुत बार बताया हुआ है आपको। राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, इसमें धारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन है, ये मिश्रण नहीं है, ये भी है संधारणीय धारणीय, और धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है। राष्ट्रीय वाटर शेड मिशन नहीं है, गलत है सी। तो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में राष्ट्रीय वाटर शेड जैसा कोई मिशन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड होने से होने वाले प्रदूषण के संबंध में कौन सा जो है कथन पूरी तरह से गलत है इनमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पहला स्टेटमेंट है, यह कुल वायुमंडलीय प्रदूषण का 50% है। और दूसरा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राकृतिक स्रोत पशु हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कृत्रिम स्रोत उद्योग, वाहन, रसोई घर और सिगरेट का धुआं इत्यादि है। इसके उच्च स्तर के कारण बेचैनी उत्पन्न होती है, जैसे कि चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर इसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। कैसे? क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है ना ये। तो करेक्ट हो गया डी, करेक्ट हो गया सी। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत पशु थोड़ी है कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राकृतिक स्रोत क्षोभ मंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ज्वालामुखी उद्गार हैं, वनों में लगने वाली आग है और दूसरे दहन प्रकार, पशु थोड़ा ही। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाती है? अब मैंग्रोव से तो आप करेक्ट कर जाते कि पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल है, केरला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है तो गुजरात लगाकर इसको गलत मत कर देना, क्योंकि इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वेटलैंड का अगर क्षेत्र पूछा जाए तो वो गुजरात में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजाति नहीं है? जलकुंभी आक्रामक प्रजाति है, पार्थेनियम आक्रामक प्रजाति भी है, छुई मुई भी है, कुछ नहीं है। तो देखिए, छुई मुई हो गया, जलकुंभी, पार्थेनियम आक्रामक प्रजाति के उदाहरण हैं। कुथ जो कि कश्मीर में पाया जाता है, एक प्रति ज्वलनशील दवा है और पारंपरिक तिब्बत औषधि का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूकंपों के प्रभावों में कौन कौन शामिल है इनमें से? भूस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध टूट जाते हैं जिससे बाढ़ आती है, और सुनामी। देखिए, भूस्खलन तो होता ही है, लैंडस्लाइड होती है ना जब भूकंप आते हैं, तो बांध टूट जाते हैं, तटबंध टूट जाते हैं, चटक पड़ जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है, धरातल का विस्थापन भी हो जाता है, सुनामी आती है इससे, सुनामी भी है, ये सारे के सारे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डी। तो उपरोक्त सभी भूकंपों के प्रभाव में शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित पारिस्थितिक पिरामिड में से कौन सा जो पिरामिड है सदैव सीधा मतलब ऊपर की ओर होता है? संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है, बायोमास का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों होता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन। तो केवल 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए, संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों तरह का हो सकता है, बायोमास का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों तरह का हो सकता है, परंतु ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन होता है वो। निम्नलिखित में से कौन से जैव संकेतक जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? कालीफार्म जीवाणुओं की उपस्थिति, रोहू जैसी मछलियों द्वारा अपने वास स्थल को छोड़कर चले जाना क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे उसमें पोल्यूशन हो गया है, ये भी एक तरीका है पहचानने का। डाइटम और इकार्निया की प्रचुरता, बिल्कुल ये सारे के सारे हैं। ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं, आपने साइंस नहीं पढ़ी है तब भी ये करेक्ट हो जाते हैं, मतलब तीनों सही हो जाते हैं। तुक्का मारने वाली विधि हो गई एक तरह से देखा जाए तो लेकिन आप आते हो तभी लगाना क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग हो गई है यूपीपीसीएस में भी। कुछ तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। कुछ पादप और जानवरों की उपस्थिति अनुपस्थिति पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत देती है, जिन्हें जैव संकेतक कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण में देता है ना वो, एसिड रेन इंडक्टर भी है लाइकेन के प्लांट। तो कालीफार्म की उपस्थिति जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का संकेत कर सकती है, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि ये जो जल है वो प्रदूषित है। और रोहू और कतला जैसी मछलियों का अपने वास स्थल को छोड़कर दूसरे कहीं साफ जल क्षेत्र में चले जाना वो उसका संकेत है कि उन जहाँ वो छोड़ के गई हैं वो जल प्रदूषित था। डाइटम और कॉर्निया की प्रचुरता भी जैव संकेतक हैं किसके? जल प्रदूषण के। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, ये थे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 6 से 8 तक प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के। धन्यवाद।